नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट लेंडर आपका स्वागत करता है। और आज के स्टॉक लर्निंग में हम जानेंगे एक ऐसी कंपनी को लेकर के जो कंपनी पाइप मैन्युफैक्चरिंग में नाम बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के। एक प्रकाश पाइप है नाम कंपनी का, और कंपनी कड़वा नाम से पता चलती है कि कंपनी पाइप का कामकाज है। पीवीसी पाइप्स और द फ्लेक्सिबल पाइप बनाती है कंपनी। और इन बिजनेस से इनके होने वाले क्या फ़ायदे नुकसान थे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में इनके बिजनेस में हमने ये देखा कि इनके पास पीवीसी पाइप एंड द फिटिंग्स का काम देखने को मिलता है, साथ में फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का भी काम देखने को मिलती है। आखिर चर्चा क्यों कर रहा हूँ, कई बार सवाल आते हैं कि चर्चा करने का पीछे कारण क्या है। कारण आप जानेंगे तो लगेगा अच्छा मैं तो इसलिए चर्चा कर रहा हूँ क्या। दोस्तों देखिए, स्टॉक ये ऐसे स्टॉक है जो पिछले कुछ पीरियड से लगातार कहते हैं ना ग्रोइंग कैटेगरी के अंदर आती है, जिनकी ये कह सकते हैं कि प्राइस लगातार एक ऊंचाइयों को छूती नजर आती है। इसी तरह के स्टॉक आज हमने चुना जिसका नाम है प्रकाश पाइप। इसकी फंडामेंटल से लेकर के टेक्निकल और टेक्निकल से लेकर के हम सेंटिमेंटल भी समझने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे देखा जाए, कंपनी का कोई सब कंसोलिडेटेड डेटा नहीं है। कंपनी की खुद की एक डेटा है जो कि स्टैंडअलोन डेटा है। इसका नेटवर्थ के हिसाब से देखा जाए तो इसका जो रिवेन्यू रहा वो काफ़ी गुना इंक्रीज करती हुई नजर आई। यदि हम टाइम टू टाइम के हिसाब से कंपेयर करके देखें तो देखिए रिवेन्यू क्या कहती है। कहाँ इनके पास रिवेन्यू करीब 1300 लाख का हुआ करता था, मतलब कह सकते हैं 132 करोड़ के आसपास का था। वो आजकल 365 करोड़ के आसपास पहुंचा है। मतलब 132 से 365 जाना इन द नेटवर्थ पार्ट को। ऐसा ही यदि रिवेन्यू को साइड हम देखें तो करीब कह सकते हैं कि 389 करोड़ के आसपास से चलती हुई 6,885 करोड़ तक उन्होंने चला। तो क्या कहता है इसके बारे में हम समझने के प्रयास करते हैं। क्या कंपनी के बारे में कुछ बड़ी आंकड़ा देता है जहाँ पे इसके चार्ट में लगातार बिल्डअप होती है कि फंडामेंटल क्या क्या। तो देखने को आई कि कंपनी के पास जो बुक वैल्यू है वो करीब 153 का है। इंटरेस्टिंग वैल्यू काफ़ी तगड़ी है। जो हमने पहले कहा कि इनके पास जो एसेट्स की वैल्यूएशन देखने को मिली वो काफ़ी तगड़ी थी। अब इसके हिसाब से हम कंपेयर ये बातों को करें। देखिए, यदि हम ये समझें, जो कई बार कंपेयर करने के टाइम पे कहते हैं कि प्राइस टू बुक वैल्यू क्या कहता है, तो ये हमने देखा कि 4 गुने के आसपास यहाँ पे कहता है, मतलब 396% मान लेते हैं, यहाँ से 4x मान लेते हैं। लेकिन ये अभी भी इंट्रिंसिक वैल्यू से नहीं टच किया है। मतलब 732 का जो आंकड़ा है इसका पर शेयर को लेकर के इंट्रिंसिक वैल्यू वहाँ तक टच नहीं किया। इसके हिसाब से कहें कि ये अंडर वैल्यूड है। और यदि अंडर वैल्यूड है तो मार्केट को और भी क्या बनेगी, इनकी डिमांड बनेगी। तो चलिए इनको डिमांड की तरफ हम देखें तो मार्केट में इस स्टॉक को खरीदने के लिए जो भीड़ खड़ी हुई, उसमें जो बाकी दुकानें हैं वहाँ पे 36 लोगों की आसपास भीड़ है। बट यहाँ पे अभी मार्केट जंप लगातार करने के बावजूद भी कितना गुना है, 15 लोगों की भीड़ है। मतलब सीधा सीधा समझ में ये आती है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 100% से ज़्यादा है, 120% के आसपास की यहाँ से ओपन होती नज़र आती है। कहाँ के लिए, अपर साइड के लिए। और यदि यहाँ से 120% जंप करती है तो सोचिए ये कहाँ पे जाएगा। ये जाएगा करीब 1200 से लेकर के 1500 तक। ये मैंने कह रहा हूँ, इनकी फॉर्मूला बेसिस कह रहा है, परसेंटेज की बात कर रहा है। ठीक है। अब क्या मेरा समझना ये है, जो क्या ये 1200 से 1500 पॉसिबिलिटी है जाने के लिए, स्टॉक में कैपेसिटी है अंदर से, वो हमें कैसे पता चलेगा। केवल चार्ट अलग, मार्केट की अलग मार्केट है और कंपनी का कारोबार अलग मार्केट है। क्या कारोबार इनकी लगातार बढ़ती है, क्या ट्रेंडिंग कहती है कि नहीं कहती है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, रिकंसलेशन करेंगे, साथ में आर टू आर की चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे देखा जाए कि कंपनी के जो भीड़ खड़ी होती है उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। क्या स्टॉक अभी भी क्या है, कम सस्ता मिल रहा है, मतलब कहने का मतलब कि अभी भी स्टॉक सस्ता मिल रहा है। दूसरी तरफ क्या स्टॉक सस्ता के साथ साथ कुछ क्वालिटी भी है कंपनी को लेकर। तो देखिए कंपनी को लेकर के ये पता चला, जो ईपीएस इसका 40 रुपया पर शेयर का है, जबकि फेस वैल्यू 10 का है। मतलब कितनी अर्निंग करता है, 10 रुपये के जो नोट है वो करीब करीब कितना करता है, 4x का आसपास करता है। जब 4x अर्निंग करता है तो मार्केट को क्या नज़र आता है, मार्केट को डिमांड पता चलता है ना। इसी वजह से मार्केट ने चार्ट हमने देखा लगातार जो ग्रोइंग कैटेगरी में थी, इसीलिए कहने को मिल रहा था कि इसका कैटेगरी क्या थी, ग्रोइंग कैटेगरी के अंदर आती।
जहाँ पे एक दूसरा तरफ देखें तो वह कहते हैं कि डेट टू इक्विटी क्या कहता है और करंट रेशियो क्या क्या क्या। दोस्तों देखिए, इन दोनों में आपस में कुछ कनेक्शंस होती हैं। कनेक्शंस ये बातों का है क्योंकि ये जो समरी डेटा है जो हम लेते हैं, ये क्या है, ओवरऑल कंपनी का खुद का बैलेंस शीट हो या पीएल हो या स्टॉक मार्केट की वो प्राइस हो जहाँ पे हम इसको आपस में देखते हैं। ये एक अलग पार्ट है और ये एक अलग पार्ट है। हम दोनों को क्या करते हैं, रिकंसिलेशन करते हैं, जहाँ पे हम पार्ट रख के आर को लेकर के। तो चलिए इनको हम क्या करेंगे, यहाँ ये दोनों पार्ट क्या है, बैलेंस शीट के पार्ट है, और पीएल की पार्ट में इनका आपस में बड़ा क्या है, गहरा संबंध है। कैसे, एक पीएल को ऊपर से दबाने का काम करता है डेटर्स इसको लेकर के, बॉरोइंग्स को डालकर, और एक प्रॉफिट जनरेट कराने के पीछे कहता है जो आप करो करो करो। क्यों, यहाँ पे सेल्स वो है जो उधार में होगा, और उधार के पीछे आपको पता है रिस्क कितना होता है। इसीलिए हम इसको जानने के प्रयास करेंगे। दोस्तों हमारा हर एक स्टडी बेसिस टू लेकर एडवांस तक होती है, इसीलिए हम कभी भी कट पेस्ट और ऐसा नहीं करते। जैसा हमारा प्रोसेस है हम उसी प्रोसेस पे ही लगातार चलते हैं, क्योंकि समझना बड़ा ज़रूरी है। इसीलिए हम इसको समझदारी के लिए, समझदार के लिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेने की प्रयास करें। चलिए देखिए, जहाँ पे कंपनी आरओसी कहते हैं 32%, आरओई की बात करती है 70% के आसपास का, डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड करीब 0.29% के आसपास रहा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग करीब 44% के आसपास, प्रमोटर ने कोई प्लेज नहीं किया, और हमने देखा कि 2 करोड़ और 39 लाख के आसपास की नंबर अब क्या है, शेयर और मार्केट कैप करीब करीब 1500 करोड़ के आसपास को टच करती नजर आ रही है। तो हमने क्या कहा था, 1200 से 1500 याद रखने वाली बात है। क्या ये सस्टेन करने लायक है या नहीं है, और ये प्राइस क्या ढुलक यहाँ से गिरने वाली तो नहीं है। चलिए पहले हम फंडामेंटल को इंस्पेक्ट को ले लेते हैं, फिर हम टेक्निकल पॉइंट पर चलने की प्रयास करेंगे। तो चलिए हम फंडामेंटल में ये समझें, जो कंपनी जो प्रकाश पाइप लिमिटेड है उनका कामकाज था पीवीसी पाइप बनाना और फ्लेक्सिबल पाइप बनाना, दो तरह की कामकाज है। यह कारोबार कहाँ कहाँ चलता है और कहाँ कहाँ इनकी सप्लाईज होती है, और उससे होने वाली फ़ायदा नुकसान के हम एक बार चर्चा करने का चलते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ सेंटिमेंटल को एक नज़र डालते हैं, क्योंकि ये समझना भी आसान है थोड़ा सा। कंपनी डिविडेंड भी पे करती है, लगातार वॉल्यूम में अपर सर्किट लगाती है, लगातार ही लगा रही है। और यहाँ पे एक और अपडेट आया था, SAST का अपडेट था, वो 17 का था। आज का बात करूँ इसमें क्या हुआ, इसके प्रति हम जानने के प्रयास करेंगे इसको लेकर के डीपली में। चलिए पहले हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। कंपनी को जो एक नज़र आप डालिए और समझिए, पिछले 1 सालों में कंपनी की जो ग्रोथ रेट थी, मैं एक नज़र डालता हूँ बस, वो 133% की जंप हुई। आज तक के डेटा की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कई बार टाइम फ्रेम के हिसाब से बुल और बियर मार्केट का कंपेयर किया जा सकता है, कई बार परसेंटेज हमारे सामने कुछ अलग दिखता नजर आता है। इसमें जो उनके पीयर्स कंपनी है, जिसमें कहते हैं सुप्रीम्स इंडस्ट्रीज, एस्ट्रल्स, फिनोलेक्स, टाइम टेक्नोप्लास्ट, ये सब कंपनी इसी सेक्टर की कंपनियां हैं, जो कि कह सकते हो किसी तरह की दुकानें हैं जो कि यहाँ पे ये सारे कारोबार किए जाते हैं। अब चलिए ये कारोबार करते नज़र आते हैं, तो यहाँ पे हमारे सामने एक और निकल के आता है, जहाँ पे हम दो तरह की पीयर्स को लेते हैं। एक तो हम लेते हैं कहाँ से, स्किनर के साइड से, दूसरे लेते हैं NSE के साइड से। इसलिए हमारा वीडियो काफ़ी लंबा होता है, क्योंकि ये हम कंपेयर इसलिए करते हैं आपस में समझना थोड़ा सा और आसान हो पाए। देखिए यहाँ पे सेम कैटेगरी के अंदर कहती है, जहाँ पे है किंगफोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड इंडिया है, अपोलोज पाइप है, कृति इंडस्ट्रीज़ है, जो कि सेम सेक्टर की कंपनियां हैं, जो कि जिनका रिवेन्यू बेसिस पे ये आंकड़ा देती है, जिसका रिवेन्यू ये रहा, और रिवेन्यू बेसिस पे इनका प्रॉफिट और लॉस इनका रिवेन्यू के हिसाब से ये देखने को मिलता है। चाहे कंसोलिडेटेड डेटा की बात करें या स्टैंडअलोन डेटा की बात करें, तो यहाँ पे कहती है कि सुप्रीम इज द कंसोलिडेटेड टॉप, सेकंड इज द जैन इरीगेशन की बात करती है, जैन इरीगेशन सिस्टम की बात कर रही है। तो ये कुछ ऐसे डेटा निकल के हमने देखा स्ट्रेस पाइप को लेकर कहती है। अब आइए इसको जानने के प्रयास करते हैं, कहाँ पे, रिजल्ट की तरफ, जो हमें कुछ ट्रेंडिंग की व्यू से कुछ आंकड़ा देगा तो आपके इसके बारे में क्या क्या। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने सबसे पहले देखते हैं रिवेन्यू को लेकर, आखिर रिवेन्यू को लेकर क्या है। तो रिवेन्यू को लेकर हमने देखा जून से जून में क्या थी, ऊंचाइयों को टच किया, पिछले पीरियड से ऊंचाइयों को टच किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को लेकर क्या कहती है, इंक्रीज कर रही है, लेकिन यहाँ से इन्होंने गिरावट दर्ज किया।
इसके अलावा देखने को मिलते हैं कि 18 करोड़ के आसपास, तो अब 25 करोड़ हो गया। और इससे पहले हम भी ट्रेंडिंग देखते हैं, केवल एक ही ट्रेंडिंग की बात नहीं करते, हाँ पिछले वाई ओ वाई में ये जंप हो गया, क्यू और क्यू में ये जंप, भाई नहीं। ट्रेंडिंग का मतलब ये है जो हमें पूरा का पूरा ओवरऑल देखना पड़ेगा, पूरे के पूरे इनके बैकग्राउंड्स क्या कहती हैं, बैकग्राउंड्स का ट्रेंडिंग कैसे रहा है, ये देखने को लगे। इनके पास 25 करोड़ तक का एक बार और इन्होंने बनाया था, जो कोविड के पीरियड के बाद का था, 2022 की बात कर रहा हूँ, क्वार्टरली बेसिस में। फिलहाल ये अपने इस वाले पोजीशन को टच कर दिया, इसको पोजीशन को टच किया, मतलब ये जो प्राइस अभी वॉल्यूम उन्होंने क्या किया है, जो वैल्यू उन्होंने फिक्स किया है प्रॉफिट को लेकर के, इससे पहले इन्होंने 3 बार इनको हैट्रिक लगाती नजर आती है। चलिए परसेंटेज भी देखते हैं क्या कहता है। परसेंटेज का आंकड़ा ये कहता है, जो कंपनी को लेकर के जो रिवेन्यू में क्या कहती है, करीब 16% की उछाल थी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 8% की उछाल के साथ, नेट इनकम 37% की उछाल के साथ, और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी करीब करीब 17-18% की उछाल के साथ कारोबार करती नजर आई है। ये डेटा किसका था, ये डेटा था जून 23 से जून 24 का आंकड़ा, ये डेटा ये कहता है। अब हम कंपेयर ये भी करेंगे कि आखिर मार्च की जो डेटा थी इससे और इसका कंपेयर क्या कहता है, तो ये भी देखना चाहिए। यहाँ पे इसको क्यू और क्यू के हिसाब से कंपेयर किया जा सकता है, इसमें क्या नज़र आती है, इसको भी समझना चाहिए। और साथ में बाकी सारी चीज़ों को जब हमने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा उसको भी समझना चाहिए। दोस्तों मैं कोई भी ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आई एम नॉट अ ट्रेडर, नॉट एनी एडवाइजर्स, ओनली एज ए लर्नर। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप प्रमोट करना चाहते हैं इस तरह के वीडियोस को लेकर के जहां हम लर्निंग्स, अवेयरनेस और एजुकेशन की बातें करते हैं, तो हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जिससे कि एक बेटर लर्निंग के प्लेटफॉर्म की तरफ हम आगे निकल सकें। चलिए हम अब चर्चा करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस को लेकर। ईयर ऑन ईयर बेसिस को लेकर क्या हुआ, इसके बारे में ये कहती है, जो कंपनी के पास पिछले पिछले पीरियड से पिछले से पिछले ट्रेंडिंग ये दर्शाता है, जो केवल हम 1 साल का डेटा को ना माने, सर डेटा को भी चेक करें। तो ये ट्रेंडिंग क्या बढ़ा इसका, लगातार कुछ था कुछ कहता है, तो यहाँ पे कहता है नहीं, यहाँ पे पिछले पीरियड से गिर गया। ऑपरेटिंग में जंप किया, प्रॉफिट में 90 करोड़, जिसे जब क्या कह सकते हैं टॉप ऑफ द ईयर, और लास्ट 12 महीने के 97 करोड़। मतलब यहाँ पे ईयरली बेसिस पे कंपनी का ग्रो लेवल लगातार बढ़ती नजर आई, जैसे हमने चार्ट में यहाँ भी देखा था, जो किनके पास फाइनेंशियल सिचुएशन थी, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक सिलसिला बढ़ती नजर आई है, जिसके बेसिस पे हमने ये देख पा रहे हैं, जो पिछले पीरियड से करीब 5 रिवेन्यू तो गिर गई 5% के आसपास, लेकिन उसके बाद बाकी जो चीज़ें थी, जैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें, बाकी सारी चीज़ों के बाद, उसमें ऑलमोस्ट इबिटा के अंदर तक 30% तक की उछाल देखने को मिली है। ये कुछ आंकड़ा था। अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट आउट लेता हूँ, और पॉइंट ये रखने वाली बात है, तो प्रॉफिट का ट्रेंडिंग तो कहा, तो हम अभी टॉप पे हैं, ये एक बुक्ड किया हुआ वैल्यू है, और बुक्ड हुए वैल्यू के लिए हमें क्या जानना जरूरी है, इसकी बैलेंस शीट को जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, आर टू आर पे चर्चा करेंगे, जहाँ पे रिस्क टू रिकनसाइल देखते हैं, आखिर इसका रिस्क कितना है और रिस्क के हिसाब से क्या बनती नजर आती है। चलिए यहाँ पे हम समझने की प्रयास करते हैं उन पार्टों को, बैलेंस शीट के उन पार्टों को जहाँ हमारी सबसे पहली नज़र जाती है, आखिर उनके पास कुछ बर्डन भी है कंपनी को लेकर। तो कहती है हाँ, बर्डन तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इंक्रीज किया, 40 करोड़ के आसपास की लिया है। ये ऐसा क्यों हुआ, और यहाँ पे जैसे हम कोई अमाउंट को देखते हैं तो हमारी सोच में सबसे पहले आती है, भाई इन्होंने यूज क्या किया, पैसे का यूज कहाँ किया, क्या उन्होंने इंजॉयमेंट के लिए किया, क्या उन्होंने कुछ अदर पर्पस, क्या उन्होंने कैपिटल अपनी प्रोडक्शन के लिए किया, या प्रोफेसर बनाने के लिए कर। यहाँ पे देखा गया कि इनके पास ये कहता है, और इसके अलावा देखने को मिला कि इनके पास इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। मतलब ये कह सकते हैं यहाँ से पैसा सीधे सीधे ट्रांसफ़र कहाँ होती है, इन्वेस्टमेंट पार्ट में ट्रांसफ़र हुआ होगा। और इसके अलावा यदि मार्केट में इनकी उधार की बात करें, कंपनी में उधार भी है, काफ़ी अच्छा खासा उधार है, करीब 75 करोड़ के आसपास उधार है। और यहाँ बनती है रिस्क, रिस्क क्या है, डेटर्स कौन है, डेटर्स के डे कितना कितना दिन पेमेंट देती है, कितना परसेंटेज की नेट प्रॉफिट मार्जिन के बेसिस पे कहता है, इसका भी हम 75 करोड़ का यहाँ आकलन करके देखते हैं, तो कहती है करीब 1.5 महीने में पैसा आता है। यहाँ पर कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन चिंता की बात एक जगह पे आके अटकती है, और वो ये अटकती है, मार्केट सब कुछ अच्छी चल रही है, चिंता की बात एक जगह, मतलब कुछ मेरिट और डिमेरिट की बात करते हैं ना हमेशा,
चिंता की बात यहाँ अटकती है कि 75 करोड़ की बेसिस पे आप इसको कंपेयर करके देखें तो शायद देखिए पहला वैल्यू कितना था 669 करोड़, सेकेंड इज 75 करोड़ और थर्ड इज प्रॉफिट इज 90 करोड़। तो चिंता लगी? यहाँ पे कोई भी चिंता की बात नहीं है। जो मैंने कहा चिंता की बात लगती है, कोई चिंता की बात इसलिए नहीं लगती है क्योंकि कंपनी ने जो प्रॉफिट बुकिंग कर रखा है वो प्रॉफिट बुकिंग से ये जो वैल्यू है अभी भी मार्केट में डाउन है। क्या है? डाउन साइड। यदि यही हायर साइड होती एक चिंता दर्शाती, लेकिन यहाँ पे इनको सपोर्टिंग मिल रहा है। चिंता की बजाय ये किसमें कन्वर्ट हो गया? इनकी मेरिट में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से हमने देखा इनका स्टॉक में परफॉर्मेंस लगातार बढ़ती है। तो यहाँ कहती है बैलेंस शीट को लेकर के कि परसेंटेज में 112% की उछाल आई। इसके अलावा कहते हैं कि 42% की उछाल के साथ और दो लायबिलिटी थी वो भी 90% की बढ़ जाती। चलिए अब आते हैं समझने को लेकर के आखिर इसके बारे में और कुछ आंकड़ा देता है कि नहीं देता है कंपनी को लेकर के। तो हम समझने के प्रयास करें निवेशक को लेकर के। दोस्तों यहाँ पर निवेशक की बात करें तो करीब करीब 80,000 के आसपास के निवेशक हैं जो 30 जून तक का डेटा कहता है। बल्क ट्रेड भी अच्छा खासा होते रहता है इसमें। उसमें शायद देखने को मिली थी 16 अगस्त के बाद उसे बल्क ट्रेड देखने को नज़र नहीं आई, लेकिन उसके पहले उन्होंने एक कंपनी थी जो कि ग्रेविटन है जो कि लगातार इसमें बल्क ट्रेड अपना करता रहा है। इससे क्या होता है? वॉल्यूम में सेंटिमेंटल, मार्केट में सेंटिमेंटल छोड़ा जाता है। अब आइए इसको देखें। तो ये कहते हैं कि प्रमोटर्स के पास होल्डिंग थी, पब्लिक के पास होल्डिंग है, कोई एफआई कोई डीआई नहीं है। पब्लिक के पास जो होल्डिंग है उसमें काफ़ी सारा ज़्यादा पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं, 3-4 लोग हैं बैठे हैं, जहाँ पे नाम निकल के आता है झुंझुनवाला, राकेश झुंझुनवाला इन कंपनी में कभी जमाने में हुआ करते थे। तो क्या आज के टाइम उनकी जो फैमिली है वो है कि नहीं है? यहाँ पे देखने को तो नज़र नहीं आई, क्योंकि इनके अलावा इनका फंड होल्ड कहाँ गया इनका वो ट्रांसफ़र करते हुए देखा तो नहीं कहीं पे। कन्वर्ट्स इनका एक सुपर इन्वेस्टर के नाम देखने को मिलती है, डॉली खन्ना, जो अभी भी लगातार इस स्टॉक में क्या है बने हुए हैं, जो अलग अलग कंपनियों में कई सारे इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं। इनकी बात करें तो शायद इन्होंने कितनी सारी कंपनियों में अपनी पोजीशन को बनाई होगी, जो इनके पास लिस्ट निकल के आती है वो वहाँ पे देख सकते हैं। मुझे लगता है कि 100-150 कंपनी में इनके पास 2-2%, 1%, 4% होल्डिंग्स है। एक बड़ी निवेशक के तौर पे कंपनी कामकाज करते हैं। अब आते हैं समझते हुए जो आखिर इस कंपनी को लेकर के लेटेस्ट सेंटिमेंटल क्या कहता है। तो सेंटिमेंटल इसके बारे में ये अपडेट देता है। तो यहाँ पे कुछ जो अपडेट हुआ था और वो अपडेट क्या क्या कहती है, तो यहाँ कहती है जो एक प्रकाश पाइप के अंदर वेद प्रकाश अग्रवाल जी थे, उन्होंने कहा कि हमारा जो इक्विजिशन, आप हम इक्विजिशन की बात करती हैं, उन्होंने कहा कि हम अपने शेयर होल्डिंग में करीब 4 लाख कितना 45,43,000 शेयर होल्ड हमारे पास था, जो ऑब्वियसली करीब 18-19% के आसपास की होल्डिंग हमारे पास थी। उसमें से हमने अपनी 2500 होल्डिंग को क्या किया है, शायद बिकवाली कर दिया। तो नियरली इनके पास 54-55 और इन्होंने बढ़ाई बिकवाली कर दिया। कहती है जो 2500 उन्होंने और खरीदा, कहते उन्होंने एक्वायर किया 2500 और एक्वायर करते हैं उनकी पोजीशन में क्या होती है और थोड़ी सी उछाल बनती नज़र आती है। जो 18% के आसपास हुआ करता था 19% से ज़्यादा की इनकी होल्डिंग बन गई। मतलब समझ में ये आई तो प्रमोटर भी अपनी होल्डिंग को अभी क्या कर रहे हैं, परचेज फ्रॉम द ओपन मार्केट। 2500 शेयर को उन्होंने खरीदा। अब सेंटिमेंटल क्या बना? सेंटिमेंटल ये बन गया तो मार्केट में प्रमोटर अपनी होल्डिंग को भी खरीदना चाहते हैं, मतलब मार्केट में कुछ और बड़ी होने की चांसेस बनती है। ये आंकड़ा देता है। इससे पहले भी उन्होंने अपडेट दिया था, मतलब लगातार कुछ अपडेट आ रही है क्या? लगातार कौन आ रहा है? वही वेद प्रकाश शर्मा जी का आ रहा है, वेद प्रकाश अग्रवाल का। उन्होंने इससे पहले भी उन्होंने अपनी पोजीशन को 2500 होल्डिंग को क्या किया था, डेवलप किया था। लगातार अपनी पोजीशन को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करते हैं अपनी पोजीशन को लेकर, वोटिंग राइट को लेकर, ओपन मार्केट से खुल के ले रहे हैं। इनके लिए क्या हुआ, एक पॉजिटिव वाइब्रेट करती है। अब आते हैं इसको नज़र से समझिए कि इनका रिजल्ट के बारे में क्या कहा। तो कहती है कंपनी एज अ गुड प्रॉफिट की बात तो करती नज़र आई। लास्ट डेटा टू डेटा की बात करें तो सेल्स भी बढ़ी है, प्रॉफिट भी बढ़ी है, स्टॉक प्राइस CGR भी बढ़ी है,
रिटर्न ऑन इक्विटी भी लगातार बढ़ी। मतलब इनके चारों के चारों इंडिकेटर, इनको दो तो इनकी मार्केट की, एक तीसरा इनका मार्केट का, और ये इनकी स्टॉक मार्केट की, ये खुद का बिजनेस मॉडल का, और ये किसका बिजनेस मॉडल, ये इनकी स्टॉक मार्केट। चारों के चारों एक ही दिशा में जब चलेंगे तो मार्केट तो कहाँ से कहाँ पहुँचना ही है ना। जहाँ 3 साल के डेटा को देखें या 5 साल के डेटा को देखें तो लगातार सिलसिला बढ़ता नजर आता है। अब सवाल एक भी और भी आता है, क्या यहाँ पे थोड़ा सा सेंटिमेंटल गिरता हुआ नजर आया? दोस्तों नहीं, ये अक्सर होता है, प्रॉफिट बुकिंग चलती रहती है, थोड़ा बहुत खरीद, नहीं तो मार्केट में सेटअप कैसे बनेगा? कोई बेचेंगे नहीं, कोई खरीदेंगे तो सेटअप बनेगा कैसे? अब आइए निवेशों को लेकर के कंपनी ने दिया क्या। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या कंपनी डिविडेंड और बोनस भी देती है कभी। तो यहाँ पे एक नज़र देखिए वॉल्यूम को लेकर, वॉल्यूम कब कब जंप हुई। देखिए वॉल्यूम यहाँ से लेकर के और यहाँ तक वॉल्यूम अच्छी तगड़ी थी, फिर वॉल्यूम साइलेंट हो गई, मतलब मार्केट में इंटरेस्ट कम हो गया। लेकिन मार्केट ने क्या किया, फिर दोबारा यहाँ से इंटरेस्ट को जगाना चालू किया और मार्केट ने दोबारा फिलहाल चढ़ती हुई नजर आई। अब आते हैं इसको समझने को लेकर के, जो आखिर कंपनी अपने डिविडेंड का पार्ट तो ₹1.5 के आसपास दे रही है, ₹1.80 दे रही है। इससे पहले भी कंपनी ने डिविडेंड दिया था ₹1.20 का, इससे पहले भी दिया था ₹1.20 का, मतलब लगातार ₹1.20 के आसपास का डिविडेंड हमेशा ही दिया है। इस बार थोड़ा सा डिविडेंड की पार्ट को और इंक्रीज करती हुई नजर आ गई, जिसका पार्ट था। अब हम समझने की प्रयास करेंगे इसकी चार्ट में आज आखिर अपने निवेशकों को उन्होंने दिया क्या। देखिए अपने निवेशकों को पिछले 1 साल के डेटा का हमने समझा, पिछले 5 साल में अपने निवेशकों को 680% का जंप दे चुका है। और इसमें कई बार ये देखने को मिला, क्या इन्होंने ब्रेकआउट वाली पॉइंट कभी बनाई थी क्या? ब्रेकआउट की पॉइंट कब बनाई थी कंपनी ने? इस पोजीशन के आसपास बनाई थी। जब इस पोजीशन को तोड़ा तो मार्केट को एक नई ऊंचाई तक पहुंचने के लिए आशा जगी, और यही इसको कहते हैं ट्रस्ट। मार्केट में कुछ बड़े, क्योंकि इनकी फंडामेंटल लगातार क्या कर रही है, इनको बैक एंड सपोर्ट दे रही है। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो हमने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं, और हमने कहा कि इनकी प्राइस में जो कहाँ से 1200 से और 1500 तक जाने वाले प्राइस जो थी, आगे चल के हो सकती, क्योंकि फंडामेंटल इनको लगातार इनको बैक एंड देती नजर आती है। अब आते हैं गोल्डन रूल की तरफ। गोल्डन रूल ये कहता है मार्केट में आप जब भी जाते हैं, जब भी इंटर करते हैं, अपनी खुद की रिस्क फैक्टर को समझना चाहिए, और रिस्क के साथ साथ जब आप एक ग्रो लेवल की आशा करते हैं तो ग्रो लेवल पे कट मारना जरूरी है, नहीं तो आपके बैंक में पैसे नहीं आएंगे। और इसके साथ साथ आपको माइंड में एक एसएल, जिसको हम रिस्क कहते हैं, आपको एसएल को भी यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो देखते देखते पता चलता है कि हमारी पास चार्ट में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर गई। नहीं तो जैसे मान लेते हैं अभी के टाइम में, अभी क्या हुआ, यहाँ पे जिन लोगों ने लिया उनको बेचने का मौका मिला? नहीं मिला, क्योंकि अब जो उनके पास ज़्यादा पोजीशन है वो उन्होंने डिस्काउंट पे बेचना चालू किया। यही मार्केट की चीज़ें होती, इसलिए उसको गोल्डन रूल को भी हमेशा याद रखना चाहिए। दोस्तों मैं कोई भी ट्रेडर्स की और एडवाइजरी की बात नहीं कर रहा हूँ, जिससे कंप्लीटली लर्निंग पार्ट्स। आज की लर्निंग हमने यही समझा, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ईयर। मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ, नए स्ट्रेटजी के साथ, न्यू कंसेप्ट के साथ, जो कि कुछ ग्रोइंग साइड में हमारे साथ कुछ नजर आए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ईयर दोस्तों।